नेक्स्ट बताइए अगला आइए। चलिए भाई नेक्स्ट है हु सेड दैट स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमसे पाकर रहेंगे, तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपका जो है, ये कहा गया था आपका जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक हमारा सही उत्तर हो जाता है स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और कब कहा गया था? ये कहा गया था जब इनके द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है ना। तो होम रूल मूवमेंट में चला रहे थे तब कहा गया था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यदि आपसे पूछे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका किसके द्वारा कहा गया है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल आपका आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट मोहम्मद इकबाल। Who wrote the जनगण मन? जनगण मन इसका मतलब है राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया है? आपसे पूछा है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को आंसर आता है। रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा लिखा गया भाई? रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश की हम बात करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आज तो आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको बताने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताते बताते थक जाओगे, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आप इन क्वेश्चंस को लिखोगे, याद करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ढूंढोगे तो वो सारी चीज और ज्यादा याद हो जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि वो कौन सा वंश है, वो कौन सी डायनेस्टी है जिसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश के नाम से किसको जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। हर एक वंश की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या थी और इसके फाउंडर कौन थे, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसकी जो फाउंडर है और जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? सबसे पहली बात तो इसका कैपिटल लिख लो, राजगृह इसकी कैपिटल हो जाएगी, राजगृह इसकी कैपिटल हो जाएगी। और बिंबिसार इसके फाउंडर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई इसके फाउंडर? तो बिंबिसार। तो बिंबिसार इसके फाउंडर हो जाएंगे और राजगृह इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो दोनों बातें, बिंबिसार इसके फाउंडर हो जाएंगे और राजगृह इसकी कैपिटल हो जाएगी, ये दोनों बातें होगी। आ जाओ जरा अगली पर, अगला क्या पूछ लिया आपसे? अगला बताओ। हाँ हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का सभी को पता है, इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात करें व्हाट वाज हिज कैपिटल, कैपिटल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? कैपिटल आपका पाटलिपुत्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पाटलिपुत्र हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र हो जाएगी। अगली वाली बात करें शुंग डायनेस्टी की, तो शुंग डायनेस्टी कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग थे फाउंडर। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे। और इस बात करें आपसे कैपिटल की, तो कैपिटल इसकी भी पाटलिपुत्र हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। तो पुष्यमित्र शुंग और कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट बताओ अगली बात आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। गुलाम वंश के फाउंडर कौन थे और इसकी कैपिटल क्या थी? आपसे ये पूछा। ठीक, गुलाम वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की बात करा, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आइए इस साल का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हम बात करें यहाँ पर हेडिंग डालें दिल्ली सल्तनत। यदि हम यहाँ पर हेडिंग डालें दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? वो 1206 से लेकर 1526 तक का हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक हो जाएगा। बात करते हैं इस समय पर इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आई। तो इसके अंदर आपको 5 डायनेस्टी देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी डायनेस्टी हो जाती हैं? एक हो जाएगी आपकी स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी भाई? एक हो जाएगी आपकी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब हो जाता है गुलाम वंश। कौन सा हो जाता है भाई? स्लेव डायनेस्टी का मतलब हो जाता है गुलाम वंश। दूसरी जो हो जाती है फिर वो खिलजी डायनेस्टी हो जाती है, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तीसरी जो डायनेस्टी हो जाती है वो आपकी तुगलक डायनेस्टी हो जाती है, तुगलक वंश हो जाता है। चौथी जो डायनेस्टी हो जाती है वो आपकी सैयद डायनेस्टी हो जाती है, सैयद वंश हो जाता है। और पांचवी जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी लास्ट डायनेस्टी, जिसको आपको लोधी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, लोधी डायनेस्टी, या फिर इसको लोधी वंश के नाम से जाना जाता है। लोधी डायनेस्टी के लीजिए या फिर आप इसको लोधी वंश के लीजिए, लोधी वंश के नाम से इसको जाना जाता है। तो इनके टाइम पीरियड की बात करें कौन कौन सा कहते हैं, तो गुलाम वंश सबसे पहले 1206 से लेकर 1290 तक आपको देखने को मिलेगा। दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला जो है खिलजी वंश आपको 1290 से लेकर 1374 देखने को मिलेगा, 1320 तक, 1320 तक। तीसरी वाली की बात करें तुगलक की तो ये 1320 से लेकर 1414 तक देखने को मिलेगा। सैयद की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक देखने को मिलेगा। और आपका लास्ट वाली बात करें लोधी वंश, बहलोल लोधी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, तो ये आपको 1451 से लेकर 1526 तक देखने को मिलेगा। ये कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें 1526 में, तो 1526 में यहाँ पर कौन आ गया था? बाबर आ गया था। बाबर ने अटैक कर दिया था और बाबर ने अटैक करने के बाद जो यहाँ पर शासक इब्राहिम लोधी थी, इसमें कौन सा जो फाउंडर जाता है? बहलोल लोधी वंश, बहलोल लोधी। दूसरा सिकंदर लोधी जिसने आपको राजधानी वो दिल्ली से आगे कर दिया था, आगे से स्थापित की। और तीसरा वाला जो है वो आपका इब्राहिम लोधी जाता है। 1526 में फाउंडर में इब्राहिम लोधी हरा दिया था किसने? बाबर ने। और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना करी थी भाई? मुगल वंश की स्थापना करी थी। कौन सा मुगल वंश की स्थापना? ये पूछे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक वो व्यक्ति हो जाता है मोहम्मद वली गुलाम हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम हुआ करता था। और इसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लोग, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वो जाता है गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद वली गुलाम था और रामादी था। इस तरह से शुरुआत की गई गुलाम वंश के नाम से, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है भाई? स्लेव डायनेस्टी को मामलुक वंश भी कहा जाता है या मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसको इलवारी वंश कहा जाता है, इलवारी, ठीक है। स्वतंत्र माता पिताओं से जिनमें जो गुलाम होते हैं इलवारी, इलवारी बोलते हैं एक्चुअली। तो मामलुक वंश या इलवारी वंश या फिर स्लेव वंश के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। ये गुलाम वंश का फाउंडर कौन था? तो गुलाम वंश का फाउंडर आप सभी ने दिया, कौन हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है गुलाम वंश का फाउंडर। नेक्स्ट बात करें आपसे तुगलक वंश का फाउंडर कौन हुआ करता था? यदि हम बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का जो फाउंडर है वो हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक। कौन हुआ करता था? गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। तो गयासुद्दीन तुगलक और आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम हो जाता है। अच्छा, कैपिटल भी पूछा, ओके ओके। कैपिटल की बात करें तो जिस समय पर राजा जिस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कैपिटल लाहौर थी, तो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी। तो कैपिटल क्या हो जाती है? लाहौर एंड दिल्ली कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट बात करें इसके समय पर कैपिटल क्या थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर कैपिटल आपकी दिल्ली की हुआ करती थी, ठीक है।
इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, एमबीटी इसे कहा जाता है। एमबीटी था भाई साहब दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान। कहा मैंने दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसके 5 ऐसे डिसीजन थे जिनके कारण दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसने 5 डिसीजन दिए, उन्हें कुछ बेहतर करने के लिए दिए थे, लेकिन पांचों के पांचों विफल हुए और पांचों के पांचों के कारण जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा भी था लेकिन पागल था, तो दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा पागल सुल्तान उसको कहा जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आता था? कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मैंने आपको, बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो आपके दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आता था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट बात करें हम अगली वाली। अगला वाला आपसे कुछ पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये बात करें लोधी डायनेस्टी की, तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाते हैं? आपको बताया था बहलोन लोधी। कौन हो जाएगा? बहलोन लोधी लोधी वंश का फाउंडर हो जाएगा। इसके द्वारा लोधी वंश की स्थापना कब करी गई थी? इसके द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी 1451 में, 1451 में। बहलोन लोधी के बाद कौन आया? सिकंदर लोधी। कौन आया? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद में कौन आया? सिकंदर लोधी के बाद में आता है आपका जो है इब्राहिम लोधी। कौन आता है? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हरा करके तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को ही तो हरा करके बाबर ने आपको मुगल वंश की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत को खत्म करके। अच्छा दिल्ली सल्तनत में रात सिकंदर लोधी की, तो सिकंदर लोधी ने एक आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा शहर की स्थापना करके राजधानी को आगरा स्थानांतरित किया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में अपनी राजधानी को आगरा स्थानांतरित करने वाला कौन हो जाता है? सिकंदर लोधी हो जाता है। तो जब आपसे कैपिटल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली से इसको स्थानांतरित कर दिया आगरा, और दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति कौन हो जाता है? सिकंदर लोधी हो जाता है। दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति का नाम सिकंदर लोधी हो जाता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं What was the reason for the constituting the सरकारिया कमीशन? जब बात करें सरकारिया कमीशन को कैसे बनाया गया था तो सुनिए बड़े प्यार से ध्यान से। सरकारिया कमीशन सबसे पहले बात कौन सी है सरकारिया? इस कमीशन की स्थापना की गई थी 1983 में। देखिए सरकार के द्वारा 1983 में कमीशन बना जा रहा है और इस कमीशन की मैं बात करूं, इस कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं रणजीत सिंह सरकारिया। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? इस कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं रणजीत सिंह सरकारिया। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? रणजीत सिंह सरकारिया। तो 1983 में कमीशन बनाया जाता है, इस कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं रणजीत सिंह सरकारिया। और क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं उसके नाम से कमीशन को जाना जाता है, इसलिए इसको सरकारिया कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये हो जाता है आपका सरकारिया कमीशन। बहुत बढ़िया। सबसे पूछा व्हाट वाज द रीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग सरकारी कमीशन? किस लिए बनाया गया था? भाई साहब ये बनाया गया था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए। किस चीज को जानने के लिए? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो रिश्ते होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रिश्ते होते हैं उनको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इस चीज की बात के लिए सरकारी कमीशन का गठन किया गया 1983 में। इसे समझ बहुत बार सारे ही एग्जाम ऑलमोस्ट पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सरकारी कमीशन वाला। हिंदी सीबीएस एसएससी सीबीएसई सब में पूछा गया। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम को ऐसा एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारे में पूछा गया, जिसमें नहीं पूछा गया हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने में पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन इतना पूछा गया, एवरग्रीन क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एक्चुअली फर्स्ट फाउंडर फाउंडर के लिए बात हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपसे बात करा है। तो चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक को खत्म करते हैं। आधी जरा फटाफट से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात इसका नाम हो जाता है आईएनसी। क्या नाम हो जाता है? आईएनसी। यदि हम आईएनसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हां, आज जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बात करें, भारत की सबसे बड़ी पार्टी वो हुआ करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, आईएनसी के नाम से। फिर बात करें इसका गठन कब किया गया था, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा 28 दिसंबर 1885 को। अब 28 दिसंबर 1885 को इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पूछे एस्टैब्लिशमेंट कहां पर किया गया था, वो प्लेस कौन सा था? तो वो प्लेस आपका बॉम्बे हो जाता है। वो जो है संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, अंग्रेजी के सामने बॉम्बे में हो जाता है। ये पूछे इसके फाउंडर कौन हो जाता है? ये पूछे इसके फाउंडर कौन हो जाता है? तो एक और ह्यूम इसके फाउंडर हो जाते हैं। एडविन ऑक्टेवियन ह्यूम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। इसका क्या बात कर रही है? ब्रिटिश पर्सन थे। जी हां, तो ये ब्रिटिश पर्सन थे। सर ब्रिटिश पर्सन के द्वारा आईएनसी का गठन क्यों किया जा रहा है? देखिए मैं बताऊं आपको हल्का सा देता हूं, वैसे आप इसको हिस्ट्री में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन हल्का सा में आप देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ कुछ ऐसा, मान लीजिए भारत, तो भारत में ब्रिटिश आने लगे, ब्रिटिश आ गए, अपने हिसाब से शासन चलाने लगे, और जब अपने हिसाब से शासन चलाने लगे यहां पर समस्या उत्पन्न होने लगी, समस्या उत्पन्न होने लगी, इतनी ज्यादा समस्या हो गई कि यहां पर रिवोल्ट हो गया। और जो रिवोल्ट हुआ उसे बोलते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या बोलते हैं? द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई, इवन दो इसमें ब्रिटिश जीत गए थे और हम इंडियंस को चारों की वजह से हार गए थे। बट 1857 की क्रांति हुई जिसमें इंडियंस हारे तो सही, लेकिन बहुत सारी चीजें इंडियंस को समझ आ गई कि हम यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ब्रिटिश किसी का फायदा उठा रहे हैं। हमें सिर्फ अपने राज्य से लेना देना है, दूसरे राज्य में चाहे ब्रिटिश को मारो, कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से ब्रिटिश से फायदा उठाया या राज्य अपने में लगे रहे, ब्रिटिश ने सबको गुलाम बना लिया। तो इस चीज के बारे में समझ आए तो लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे। यहाँ एजुकेशन सिस्टम आया, पढ़ने लगे लोग, ब्रिटिश जाने लगे, वहां पढ़ने लगे लोग, समझने लगे, दूसरे देशों को आजाद होते हुए लोग देखने लगे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी ब्रिटिश को समझ आ गया था कि दोबारा क्रांति जल्दी हो सकती है, दोबारा क्रांति जल्दी हो सकती है, वो क्रांति ना हो, उस क्रांति को रोका जा सके। तो जो यहाँ पर एजुकेटेड यूथ है वो क्रांति की तरफ ना जाकर ब्रिटिश की मदद करे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना हम इस यूथ के लिए एक ऐसा ग्रुप बना दें जो हमारे लिए काम करे। मतलब यहाँ पर समस्याएं जनता को होंगी तभी तो क्रांति होगी, और जनता की जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं हमें पहले से ही पता चल जाए इस ग्रुप के माध्यम से। तो ऐसा ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। इस तरह वाइसरॉय कौन हुआ करता था? सबसे जरूरी हो जा रहा है इस समय पर हम वाइसरॉय की बात करें तो भारत का वाइसरॉय हुआ करता था, इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था भाई? लॉर्ड डफरिन इसका नाम हो जाता है। तो लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय था, वाइसरॉय ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, ऐसा ग्रुप बना दो जिसमें भारत के कोने-कोने से लोग जुड़ जाएं और भारत के लोगों की जो समस्याएं बाहर आ जाएं, ताकि फिर वो आगे चलकर रिवोल्ट का रूप ना ले, क्रांति का रूप ना ले। और ये उन्होंने वैसे किया, आईएनसी का गठन कर दिया। तो इनिशियली आईएनसी का गठन ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए कराया था, लेकिन वो बात लगे बाद में चल के आईएनसी ब्रिटिश के रूप में काम करने लगी, तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो ये हो जाता है आईएनसी। तो कैसे बनाया, क्या हो रहा है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रूम व्यक्ति हो जाते हैं, तो इसकी स्थापना करने वाले आईएनसी के ह्यूमन इन्हें कहा जाता है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर मीटिंग आयोजित करवाई थी, सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी बॉम्बे में, इसलिए इसकी स्थापना कही जाती है वो बॉम्बे में कही जाती है। तो सबसे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी आपकी? सबसे पहली मीटिंग बॉम्बे में आपको देखने को मिली थी। मीटिंग के सेशन के फर्स्ट सेशन 1985 में हुआ था। प्लेस की बात करें तो प्लेस आपका बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे में। यहाँ पर इसका सेशन देखने को मिला था बॉम्बे में, और जो बॉम्बे में सेशन हुआ था तो बॉम्बे के आसपास के लोग भी आए थे। तो हर सेशन का कोई अध्यक्ष बनता है, तो इसका भी कोई अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बोलते हैं प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को बोलता है प्रेसिडेंट। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे भाई डब्ल्यूसी बनर्जी। इसीलिए आपसे पूछा जाता है डब्ल्यूसी बनर्जी, इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आईएनसी के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बनर्जी हो जाते हैं, वो चंद्र बनर्जी हो जाते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये फर्स्ट सेशन हो जाता है, 1985 में सेशन हुआ था। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात की बात करें, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर डिसाइड क्या हुआ? यहाँ पर डिसाइड हुआ कि यदि हम यहाँ पर एक ही शहर में सेशन करते हैं तो पूरे भारत के लोग जुड़ पाएंगे? पूरे भारत के लोग इसमें नहीं जुड़ पाएंगे। पूरे भारत के लोगों को जुड़ने के लिए हमें अलग अलग जगह जाकर सेशन करने होंगे, और यदि हमें अलग अलग जगह जाकर सेशन करने होंगे तो क्या किया जाए? उन्होंने किया कि हम हर साल सेशन करेंगे, हर साल अध्यक्ष बना जाएगा, हर साल नए शहर में सेशन होगा। मान लीजिए एक बार यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ होगा, यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ सेशन होगा, यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ सेशन होगा, यहाँ के आसपास, यहाँ सेशन होगा, यहाँ के आसपास के लोग, ताकि पूरे भारत को इसमें कनेक्ट किया जा सके, इस पार्टी से जोड़ा जा सके। तो 3-4 सेशन है जो आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आइए उन 3-4 सेशन को समझ लेते हैं। इनमें से सबसे पहला सेशन तो हो जाता है, सबसे पहला जो सेशन था वो आपका बॉम्बे में हुआ था, 1985 में हुआ था, और प्रेसिडेंट आपके डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे।
फिर हम बात करें सेशन से संबंधित, सुनना। तो पहला सेशन हो गया, बात है दूसरे सेशन की तरफ। सेकंड सेशन हुआ, अरे 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 19 को नहीं लिख दिया मैंने, मुझे लगा ही था ये 19 नहीं होगा, ये 18 होगा। ये बाई मिस्टेक लिख दिया हमने, 1885 होने वाला है, ठीक है 1885। तो यहाँ पर 1885 ये होगा, 1885 होने वाला है। चलिए कोई बात याद रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड सेशन की। सेकंड सेशन है हमारा, वो हो जाता है 1886 में, अगले ही साल हो जाता है। तो सेकंड सेशन कब हुआ था भाई? सेकंड सेशन अगले साल हुआ था, 1886 में हुआ। ये बात है आपकी जगह कौन सी हुआ करती थी, प्लेस कौन सा हुआ करता था? तो प्लेस हुआ करता था कलकत्ता। कौन सा प्लेस हुआ करता था? कलकत्ता। कलकत्ता का प्लेस हुआ करता था। नेक्स्ट बात करें आपसे, प्लेस के अलावा जो अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जिसके अध्यक्ष थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। तो सेकंड सेशन 1886 हो जाता है, प्लेस कलकत्ता हो जाता है, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्लेस करता था, पहला कौन में हो गया, दूसरा वाला आपका कलकत्ता में हो गया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित दो तीन बातें हैं, वो दो तीन बातों को समझ लो जरा। जैसे दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। फिर बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो सेकंड प्रेसिडेंट हो जाते हैं एनसी के, और ये साथ दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने भारत में पहली बार कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया था। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन हो जाएंगे? वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ भारत के पैसे को कैसे ब्रिटेन ले जाएगा? भारत के पैसा ब्रिटेन जाता तो था, लेकिन अभी हमें जरूरत पड़ी थी तो वो लोन के रूप में भारत में आता था। तो भारत के पैसे को कैसे ब्रिटेन ले जाएगा, इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने दिया ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। क्या दिया है? ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत। जैसे वॉशिंग मशीन वाला ड्रेन, पानी को निकाल देना, ड्रेनेज सिस्टम जो है निकास प्रणाली, उसी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। वेल्थ माने पैसा, धन संपत्ति। ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का मतलब होता है धन की निकासी का सिद्धांत। धन की निकासी का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ हो जाता है। धन की निकासी का सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ हो जाता है। ये भी किसके बारे में दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया गया था। ये बात है दादा भाई नौरोजी की फेमस किताब हो जाती है, एक फेमस पुस्तक हो जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक को बोला जाता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोला जाता है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की किताब हो जाती है, पुस्तक हो जाती है, जिसको बोला जाता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी किताब हो जाती है। ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ बात हो जाती है। वैसे तो दादा भाई नौरोजी आगे चलकर 1906 में भी आपका सेशन होने वाला है, मुस्लिम देश होने वाला है, जहां पर स्वराज शब्द का यूज पहली बार इसी के सेशन में किया जाने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस सेशन पर चर्चा करते दादा भाई नौरोजी के बारे में। हमने देखा जो आईएनसी है, आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इस बॉम्बे का फाउंडर एडू एल्विन ट्रेडिंग हुए थे। इस समय पर वाइसरॉय और रेफरेंट हुआ करता था। फर्स्ट सेशन 1850 में हुआ, अध्यक्ष दूसरे पहले बने थे। इसके बाद हमने देखा 1886 में सेकंड सेशन देखने को मिला, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी से अध्यक्ष बने। चलिए बात करते हैं थर्ड सेशन की। यदि हम बात करें थर्ड सेशन की, तो थर्ड सेशन आपको देखने को मिलेगा 1887 में, ठीक है ना। देखो पहला वाला और दूसरा वाला आप देखिए, पहला वाला 1885 में, दूसरा वाला 1886 में, तो तीसरा वाला 1887 में हुआ था। ये बात करें जगह कौन सी थी, तो प्लेस आपका मद्रास हो जाता है। प्लेस कौन सा हो जाता है? मद्रास हो जाता है। तो प्लेस यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ये जो मद्रास है ये आपका प्लेस हो जाता है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन देखने को मिलेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? तो भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। आईएनसी की बात करूं तो आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे, जो कि तीसरे सेशन में बने थे, 1837 वाले सेशन में बने थे। यदि हम बात करें फोर्थ सेशन की, तो आईएनसी का फोर्थ सेशन कब देखने को मिलेगा? आपको आपको फोर्थ सेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। फोर्थ सेशन की यदि बात करें तो फोर्थ सेशन हुआ था 1888 में, ठीक है। 1885, 86, 87, 88। यदि बात करें कहां पर हुआ था, प्लेस की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। यदि आपसे पूछे अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बने थे यहाँ पर जॉर्ज यूल। कौन बने थे? जॉर्ज यूल बने थे। अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। और यदि जॉर्ज यूल की बात की जाए तो ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट या पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट हो जाते हैं। जॉर्ज यूल जाके पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट। देखो इनिशियली मैंने कहा ना ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए आईएनसी को बनाया था, तो आगे चलकर आईएनसी ब्रिटिश के बीच में गैप हो गया और आईएनसी ब्रिटिश के खिलाफ काम करने लगी। लेकिन इनिशियली ब्रिटिश के यहाँ पर अध्यक्ष भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन देखने को मिलेंगे आपको? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट आपको जॉर्ज यूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे बोलते हैं फोर्थ सेशन ऑफ आईएनसी। 1888 सेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दो तीन सेशन में और याद करो, उसके अलावा चीजें याद नहीं करवाएंगे आपको, ठीक है। आज दो तीन सेशन कौन से जैसे आईएनसी सेशन से क्या क्वेश्चन बना था, एक क्वेश्चन यही बनाता है कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन हो जाएगी? आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट, महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। और ये आपको देखने को मिलेगी कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कौन सी सोसाइटी से बताया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो एनी बेसेंट जब भारत में आई थी, एनी बेसेंट के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था बीजी क्लर्क के साथ मिलकर। कौन सा मूवमेंट था? एनी बेसेंट प्लस बीजी क्लर्क। एनी बेसेंट प्लस बीजी क्लर्क, इन दोनों ने यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया था जिसको क्या बोलते थे? होम रूल मूवमेंट, एचआरएम, होम रूल मूवमेंट। लेकिन वो होम रूल मूवमेंट आपसे पूछा था बीजी क्लर्क के साथ मिलकर या एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट किसने चलाया था? एनी बेसेंट के साथ मिलकर बीजी क्लर्क ने, और बीजी क्लर्क के साथ मिलकर एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट चलाया था 1916 में। और जब 1916 में मूवमेंट चलाया गया था, जब मूवमेंट 1916 में चलाया गया था, इस मूवमेंट को अच्छा खासा अचीवमेंट मिला था, जिसकी वजह से अगले साल 1970 में एनी बेसेंट दूसरी आईएनसी का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो एनी बेसेंट आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, वो कौन से साल बनी थी? 1916 में बनी थी। कलकत्ता सेशन हुआ करता था, ठीक है। कलकत्ता सेशन हुआ था जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी आईएनसी की। नेक्स्ट बात करते हैं आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यदि हम बात करें आईएनसी की फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट पहली भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट कहां से बिलोंग करती थी? आयरलैंड से बिलोंग करती थी। ये तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ मिलकर आई थी। आपसे कहिए फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट की, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपका सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगे भाई? सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। और ये अध्यक्ष कब बनी थी? सरोजिनी नायडू। और ये अध्यक्ष कब बनी थी? सरोजिनी नायडू आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगी 1925 में। कब देखने को मिलेंगी? 1925 में। सेशन कौन सा हुआ करता था? कानपुर सेशन हुआ करता था। तो सरोजिनी नायडू आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगी 1925 में। सेशन कौन सा हो जाएगा? सेशन आपका कानपुर सेशन हो जाएगा। अब देखो एक चीज और लिखो, एक चीज कौन सी रहेगी? एक चीज लिख लो आप, कौन सी लिखोगे? ये वाली लिख लो, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इसमें लिखेंगे गांधी जी अध्यक्ष कब बने?
गांधी जी आईएनसी के अध्यक्ष कब बने? अध्यक्ष 2 बार बने थे, लेकिन एक बात तो है, एक बार इन्होंने अपनी चेयरमैनशिप को दी थी प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को दी थी। जवाहरलाल नेहरू को दी थी 1929 का लाहौर सेशन, लेकिन गांधी जी जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1924 में, और 1924 का जो आईएनसी सेशन था वो कहाँ हुआ था? बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन हुआ करता था। बेलगांव सेशन में गांधी जी आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है। तो तीसरा बात है, पहली महिला प्रेसिडेंट की बात करें, 25% हो जाती है, कलकत्ता सेशन 1917 का। नेक्स्ट पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाते हैं 1925 का कानपुर सेशन। और बात करें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, गांधी जी अध्यक्ष 1924 में बने थे, बेलगांव सेशन हो जाता है। क्लियर है? आगे बात समझ में आ जाएगा। तो आईएनसी से संबंधित कुछ बातें थी जो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। The group of the found of Indian National Congress in